अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबशर हाशमी। नाजरीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे तोशाखाना केस से जुड़े बयानात में तजादात के बाद एक और तजाद सामने आ गया है और इस मामले में मजीद ट्विस्ट पैदा हो गया है। जुल्फी बुखारी जिस ताजिर को घड़ी बेचने का दावा करते रहे हैं, उन्होंने घड़ी खरीदने से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। शफीक नामी ताजिर का कहना है कि मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है, मेरा किसी घड़ी से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने बिलों को भी जाली करार दे दिया है और कहा है कि ना ये मेरी लिखाई है और ना ही ये मेरे दस्तखत हैं। ताजिर शफीक के बयान से मजीद शकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं और इससे कबल यूएई में मुकीम एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने यह दावा किया था कि उन्हें तोशाखाना के कीमती तहाइफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फरा जमील के जरिए भेजे। उधर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया और जुल्फी बुखारी की मुबैना ऑडियो भी सामने आ गई है, जिसमें वो जुल्फी बुखारी से इमरान खान की घड़ियां बेचने का कह रही हैं। देखा जाए तो साबिक वज़ीर आज़म ने अपने दौर में कीमती तोहफे बेच डाले, हक़ाइक़ छुपाकर गलत बयानी से काम लेते रहे, स्टोरी पर काम करने वाले सहाफ़ियों की आवाज़ दबाते रहे और दूसरी जानिब करप्शन के खिलाफ जंग का मुसलसल ऐलान करते रहे हैं। हमें पैनल में आज ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, शहजाद इकबाल, बेनज़ीर शाह, मुनीफ फारूक साहब। आप सभी के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल ये है कि क्या ये संगीन तजादात इमरान खान के ईमानदार होने पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? शहजाद, आपसे डिस्कशन का आगाज करेंगे। जी बहुत शुक्रिया मुबशर। बिल्कुल सवाल खड़ा कर रहे हैं और वो सवाल खास तौर पे इसलिए खड़ा होता है क्योंकि इमरान खान ने जो पैमाना अपने लिए सेट किया था या अपने मुखालफिन के लिए सेट किया था, वो इससे बहुत ऊंचा था। जब भी कोई स्टोरी आती थी करप्शन के हवाले से या मुबैना करप्शन के हवाले से, तो वो अपने मुखालफिन को कहते थे कि आप तलाशी दें, आप मनी ट्रेल दें। इमरान खान दावा करते हैं कि हमने मुल्क को मदीना की रियासत बनाना है। तो जब आप ये बात सेट करते हैं तो इसके बाद आपको फिर अपनी मनी ट्रेल भी देनी होगी, आपको क्लीन आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि जब ये मामला था कि स्टेट को एक गिफ्ट मिला, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने दिया और पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने वो तोहफा भेज दिया। उस वक्त तो इस पे जो सवाल उठा था वो एक इखलाकी सवाल था कि बहुत ही एक शर्म सी आती है ये सुनकर के एक तोहफा मिला और वो तोहफा चले एक पैसे दे के आप 20% रख सकते थे, लेकिन वो तोहफा आपने बेच दिया। तो वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। लेकिन अब जब मजीद तफसीलात आ रही हैं तो ये मामला सिर्फ इखलाकी नहीं रह गया है, इस पे कई सवालात अब उठ गए हैं कि क्या ये जो घड़ी थी इसकी जो वैल्यूएशन थी इब्तदा में वो ठीक की गई या उसको बहुत ही अंडर वैल्यूड दिखाया गया। और फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा करती थी कि हमने तोशाखाना की जो 20% रकम देने की एक शर्त थी उसको बढ़ा के 50% कर दी, वो दावा भी गलत साबित होता है क्योंकि जो मेजर गिफ्ट खरीदे थे इमरान खान साहब ने तोशाखाना से वो दिसंबर 2018 से पहले ले लिए थे और जो कानून की तब्दीली है वो बाद में की गई थी। तो इसलिए जो उन्होंने अमाउंट दिया था, चाहे वो इस घड़ी के हवाले से हो या स्ट्रिप पे जो उनको दूसरे तहफ मिले थे, वो 20% के हवाले से थे। तो जितना वो एक ये सारा एक प्रोपेगेंडा बनाते रहे कि देखें माजी में तो सिर्फ 20% देते थे, हमने 50% अदायगी की, तो ये तहफ उससे पहले खरीदे गए। फिर जो मनी ट्रेल है वो वाजे नजर नहीं आती, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि 2 करोड़ का हमने तोहफा लिया, 5 करोड़ का बेच दिया, लेकिन क्या उसकी कोई बैंक डिटेल्स है वो अब तक सामने नहीं आई। कहते हैं कि शायद हमने वो कैश में बेच दिया था। अगर कैश में बेचा है तो इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन मुबशर ये हो नहीं सकता कि आप बगैर किसी सेल डीड के करें, क्योंकि मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी की भी ट्रांजैक्शन करते हैं और आप उसको कैश में करना चाहते हैं तो कम से कम आप सेल डीड बनवाते हैं ताकि कल को अगर एफबीआर आपसे पूछे कि ये कैश आपके पास कहां से आया तो आप दिखा सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन आपने की थी, उसकी एक सेल डीड है। अब यहां पे कोई सेल डीड भी नहीं है, एक कच्ची पर्ची थी जिसको दिखा के ये कहा गया कि ये पाकिस्तान में बेची गई थी घड़ी, लेकिन वो भी अब शफीक साहब सामने आ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा घड़ी से कोई वास्ता नहीं है, मैंने ना खरीदी है ना बेची है। अच्छा, वैसे भी शफीक साहब के हवाले से जो उन्होंने जी लाताल्लुकी कर रहे हैं, लेकिन मैं बताऊं ऐसे इस्लामाबाद में जो खबरें गर्दिश थी वो ये थी कि शफीक साहब एक मिडिल मैन थे और उनको कुछ लाख रुपए मिले थे और उन्होंने फिर ये घड़ी शायद किसी को और को खरीदवाई थी, किसी और ने खरीदी थी, ये मिडिल मैन थे। ये इस्लामाबाद में वैसे गॉसिप चल रही थी, पता नहीं इसका मेरे ख्याल से जवाब नहीं दिया शफीक साहब ने कि क्या ये बात भी दुरुस्त है या नहीं है। बहरहाल अब जो अगर कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन है तो वो दिखा दें, अगर इसमें इमरान खान साहब ने कोई कैश ट्रांजैक्शन की है तो वो कोई सेल डीड होगी, पता चल जाए जिससे कि किसका दावा दुरुस्त है। इसके बाद जो एक और ऑडियो आज आई है जुल्फी बुखारी साहब की, उनका ट्वीट भी आ चुका है
पहले भी वो कह चुके थे कि मेरा इस घड़ी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जो ग्राफ वॉच थी। अब इसके अलावा भी कुछ घड़ियां थी इमरान खान ने बेची थी, क्या उनसे भी कोई ताल्लुक है या नहीं है? मेरे ख्याल से ये जुल्फी बुखारी साहब को बताना पड़ेगा, क्योंकि उमर फारूक साहब जिनके पास इस वक्त ये काबा एडिशन वाली वॉच है, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में ये कहा था कि स्टाइल आउट वॉचेस जो दुबई की शॉप है, उनको इस घड़ी के हवाले से जुल्फी बुखारी ने बताया था। और वो क्लेम करते हैं कि जुल्फी बुखारी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जुल्फी बुखारी साहब ने डिनाइल दिया था, हमारे प्रोग्राम के थ्रू भी दिया था कि मेरा ना घड़ी को बेचने में कोई लेना देना है, ना खरीदने में लेना देना है, ना मैं उमर फारूक को जानता हूं। तो मेरे ख्याल से इसमें इमरान खान शुड कम क्लीन, और जो भी इस हवाले इस घड़ी के हवाले से डिटेल्स उनके पास है वो उनको देनी चाहिए, जो कि अब तक वो नहीं बता रहे। बिल्कुल, खान साहब को इस तमाम तर मामले को मजीद क्लियर करना होगा, वरना अदरवाइज रोज नए तजादात सामने आ रहे हैं, ट्विस्ट आया जा रहा है इस तमाम तर स्टोरी में। बेनज़ीर, यही सवाल आपसे, साबिक वज़ीर आज़म ने अपने दौर में कीमती तोहफ़े बेच डाले, हक़ाइक़ छुपाते रहे, गलत बयानी से काम लेते रहे, और हमने देखा कि स्टोरी पर जिस सहाफ़ी ने काम किया उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश होती रही, और ख़ुद वो मुसलसल करप्शन के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान करते रहे हैं। आपके ख्याल में, जिस तरह शहजाद भी बात करें, क्या ये संगीन तजादात जो अभी भी इस स्टोरी में भी आ रहे हैं, इमरान खान के ईमानदार होने पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? देखिए मुबशर, एक चीज़ तो ज़रूर साबित होती है, और वो ये कि जिन सहाफ़ियों ने इस स्टोरी पर रिपोर्टिंग की और इस स्टोरी को सामने ला के अवाम के सामने रखा, उनकी ख़बरें सही साबित हुई। और जिन्होंने इन सहाफ़ियों पे इल्ज़ाम लगाया कि ये गलत ख़बरें फैलाते हैं, फ़ेक न्यूज़ फैलाते हैं, लिफाफे लेते हैं, उनके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है, या अगर है तो वो अवाम को बताना नहीं चाहते। 2020 से राना अबरार साहब इस स्टोरी पर काम कर रहे हैं, और तब से वो कह रहे हैं कि ये जो तोशा खाना की हमें कहानी इमरान खान साहब सुना रहे हैं, इसमें कुछ गड़बड़ है। आज वो सही साबित हुए। कुछ हफ्ते पहले एक स्टोरी आई द न्यूज़ में, जिसमें कहा गया कि ये जो मोहम्मद शफीक साहब हैं, इनके टैक्स रिटर्न से लगता नहीं है कि ये इतनी महंगी घड़ी ख़रीद सकते हैं। आज वो स्टोरी भी सही साबित हुई। मैं कहना ये चाह रही हूँ मुबशर कि हम अक्सर स्कैंडल की और स्टोरी की बात करते हैं, और करनी चाहिए, लेकिन जो स्टोरी लेके आता है, जो मुश्किलात से इन सहाफ़ियों को गुजरना पड़ता है, जो उनके साथ बाद में होता है जब वो स्टोरी लेके आते हैं, उस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी कुछ हफ्ते पहले राना अबरार साहब के साथ एक प्रोग्राम में थी जी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको कोई रिग्रेट्स, कोई पछतावा कि आपने स्टोरी पे 2 साल काम किया, अकेले लगे रहे आप इस स्टोरी पे, कोई इदारा आपके साथ नहीं था, कोई आपके साथ नहीं था, जो कीमत आपको अदा करनी पड़ी वो इन घड़ियों से, इन बाकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा है, जो धमकियां आपको मिली, जो आपके ख़ानदान को इसके साथ जिस तरह जो किया गया। तो उन्होंने मुझे आगे पता क्या जवाब दिया मुबशर, उन्होंने मुझे कहा मुझे एक दिन भी ये रिग्रेट नहीं था कि मुझे ये रिपोर्ट नहीं लानी चाहिए थी आवाम के सामने, ये मेरा काम है, ये मेरी जिम्मेदारी है, और मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। ये बहुत आसान होता है, घर में बैठ के ट्विटर में 2 सेकंड लगते हैं, आप जाके लिख दें ये लिफाफा सहाफ़ी है, ये फेक न्यूज़ फैलाते हैं। बहुत मुश्किल होता है इस मुल्क में स्टोरी लेके आना, क्योंकि यहाँ पे कोई अदारा ऐसा नहीं है, कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जो चाहेगी कि खबर आवाम तक पहुँचे, हक़ाइक़ आवाम तक पहुँचे, वो सब छुपाना चाहते हैं। एक आखिर बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये कॉस्ट होती है हमारे मुल्क में सवाल पूछने की। एक सहाफ़ी जब सवाल पूछता है तो ये कॉस्ट उसको अदा करनी पड़ती है। एक आखिरी चीज़, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा का बार बार नाम आ रहा है, और बहुत लंबी ये जो स्कैंडल्स की लिस्ट है ये बढ़ती चली जा रही है। हम जुल्फी बुखारी साहब की, इमरान खान साहब की तो बात कर रहे हैं, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा का नाम तोशा खाना के केस में भी आ रहा है, अल कादिर ट्रस्ट में भी आ रहा है, एक ऑडियो आई जिसमें उन्होंने कहा सिलान बेटा गद्दारी का लेबल लगा दो, उसमें भी आ रहा है, फरा गोगी साहिबा के साथ भी जोड़ के आ रहा है। तो इतनी, क्योंकि ये स्कैंडल की लिस्ट बढ़ती चली जा रही है, मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी होगा कि अब जो भी तहकीकात हो उसमें बुशरा बीबी को भी शामिल करना चाहिए, उनको भी इन सवालों के जवाब देने चाहिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना चाहिए। और जितने इल्ज़ामात और जितने तजादात सामने आ गए हैं, जिस तरह पहले शहजाद भी इस पर बात कर रहे थे, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, खान साहब के दावे एक तरफ, और जिस तरह इस स्टोरी में पर्टिकुलरली इतने तजादात, इतने ट्विस्ट आ रहे हैं, क्या ये संगीन तजादात इमरान खान के ईमानदार होने पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस तमाम तर मामले पर? बड़ी बदकिस्मती है जी, क्योंकि मेरा अपना ख्याल है कि मैं चूंकि उनके बहुत करीब बड़ा अरसा रह चुका हूँ, और जाहिर है कि उनकी कुछ चीज़ ऐसी है कि पिछले 10 साल से जब मेरा रब्ता उनसे नहीं रहा, तो बहुत मैंने देखा बहुत सी चीज़ें
मैंने दूर से देखा तो मुझे फर्क नजर आई। अब उन्होंने तब्दीली भी आई और उनके अंदर एक नई किस्म की शख्सियत भी सामने आई। जो दयानत और जो है सदाकत है, ये तो उन्होंने बड़ी मेहनत से कमाई थी। उन्होंने इसको अपना ब्रांड के तौर पे यूज किया और ये उन्होंने जब तहरीक इंसाफ की जितनी भी तहरीकें चली या मूवमेंट्स चली या जब तहरीक इंसाफ की कोई पोलिटिकल जो है वायबिलिटी नहीं थी, इतनी सियासी साख अभी नहीं बनी थी, इमरान खान साहब की खुद अपनी मकबूलियत हमेशा थी और हर वक्त रही, लेकिन पोलिटिकल मकबूलियत नहीं थी, तब भी वो इसके ऊपर इतराते थे और खूबसूरत हम भी उतराते थे। कहा करते तहरीक इंसाफ का हर बंदा सीना फुला के कहता था हमारा लीडर जो है उसकी जात के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, और इस शब्द मत के साथ बढ़ाया गया। मुझे तकलीफ होती है कि इमरान खान साहब का जो ब्रांड है वो इस तरीके से मौल हो रहा है, इस तरीके से उसको रौंदा जा रहा है या रौंदा जा चुका है। देखिए, ये जो जुल्फी बुखारी साहब की जो आज ऑडियो लीक हुई है, इसमें उन्होंने खुद उसको एंडोर्स कर दिया है। उन्होंने कहा जी कि इसमें कोई जुर्म नहीं है कि जो हमारी अपनी मलकियत थी वो तोहफा और उसको उन्होंने बेचा है, तो ना ये नाजायज काम किया ना ये गैर कानूनी काम किया। तो शफीक साहब का जो डिस्क्लेमर आया है वो बड़ी डिटेल्ड डिस्क्लेमर आया है। उन्हें कहा कि ना मैंने खरीदी है ना मैंने बेची है और ना मैंने मेरा को अमल दखल है ना मेरे इल्म में है। इन दोनों चीजें उसमें लिखी है। उन्हें कहा नीदर गॉड नॉर इज सोल्ड, और ना मैंने इसके अंदर मेरा अमल दखल है और किसी ने मुझे किसी तरीके से मुलव्वस करने की कोशिश की, ना मैं ये दस्तखत है। तो ये जो देखें अल्लाह ताला के अपने निज़ाम है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह ताला एक हदीस मुबारक है, अल्लाह ताला उस वक्त हमें मौत नहीं देगा जब तक हमारा अंदर और बाहर आश्कार ना कर दे। वो कौन सा इल्जाम है जो पिछले 2014 से लेके और 2018 तक मरियम नवाज और नवाज शरीफ पर नहीं लगाया गया? ये कैलबरी फॉन्ड हॉन्टिंग कर रहा, इनमें आज की रसीद में और कैलबरी फॉन्ड में कोई मुमासलत है? बिल्कुल नहीं है। उसमें अंदर से ये कहा गया था ये फॉन्ड जो था वो कमर्शियल हुआ था, मरियम नवाज साहब ने यूज कर लिया। इसके अंदर आप एक बिल्कुल फोर्ज रसीद बनाते हैं। मैं दहल जाता हूं कि अगर ये इसके साथ अगर इमरान खान साहब का नाम जो अटैच होता है कि इमरान खान साहब के नाम के साथ ये अटैच हो रहा था। मुझे याद है कि इमरान खान साहब को बड़ा हमेशा होता था कि हसास थे कि कुछ भी हो जाए अंग्रेजी अखबारों में मेरे बारे में खबर ना छपे। ये को आज से 15-20 साल 10 साल पहले की बात है। वो जाके जो बरतानिया की किसी क्रेडिबल अखबार में या किसी टेबलाइड में स्कैंडल तो छप जाए, लेकिन कोई माली स्कैंडल जिस तरह का जहां कोई रेपुटेशन खराब हो ना छपे। अब जुलाई के शुमारे में सिमन क्लार्क की जब रिपोर्ट आई तो कितना गंदा इल्जाम लगाया कि जी उसका हेडलाइन है और 5-6 पेजेस की उससे रिपोर्ट है, अखबार का शायद आधा पेज भी ना बनाओ, कि उसमें कहा गया कि जी एक बंदा जिसने इल्जाम ये लगाया कि चैरिटी के नाम पे पैसा इकट्ठा करके सियासत पे लगा दिया गया। ये इमरान खान साहब अफोर्ड नहीं कर सकते इंग्लैंड में इस तरह खबर लगे। बहरहाल मेरा अपना ख्याल है कि वो कहते हैं ना कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। इमरान खान साहब ने जो लोगों के बारे में सोचा था तो पता नहीं सच्चा था झूठा था, और न्याज़ साहब वो ऐसे मामलात को खुद आकर भी सामने आकर भी क्लियर नहीं कर रहे, तो इससे और सवालात जन्म ले रहे हैं। मुनीब, आप इस तमाम तर मामले पर तोशाखाना केस पर प्रोग्राम्स भी करते रहे हैं और आपने भी इस दौरान देखा कि इस स्टोरी पर पर्टिकुलरली काम करने वाले सहाफ़ियों की आवाज़ दबाती गई और दबाई जाती रही, और इस दौरान खान साहब मुसलसल करप्शन के खिलाफ जंग का ऐलान करते रहे। तो ये जो तजादात हैं, संगीन तजादात हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस तमाम तर मामले पर? इमरान खान के ईमानदार होने पर सवाल खड़ा करें। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, वैसे तो तमाम जो मामलात हैं उसके ऊपर सब ने रोशनी डाली है। मैं दोपहर को भी सुन रहा था जिस तरह शाहजेब खानजादा साहब ने और शहजाद इकबाल साहब ने कुछ बुनियादी नुकात को उठाया और हम सब के जहनों में भी वही सवालात आते हैं। देखिए, अगर आप इसको अब वो पॉइंट्स जो उन्होंने उठाए आप उसको देखें कि उसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा उस मामले के अंदर जो कि अब सेशन कोर्ट में चला गया है, यानी जो ट्रायल अभी करप्ट प्रैक्टिसेस का अडॉप्ट किया गया बादिल नजर में इमरान खान साहब ने, जिसके तहत उन्हें फिर फॉर द टाइम बीइंग डिस्क्वालीफाई भी किया गया। अब उसमें इशू ये है कि क्या ये तमाम चीजें मजीद उन बेजाब्तगियों और उन डिस्क्रेपेंसीज की लिस्ट के अंदर ऐड करती हैं चीजें। अब जिस तरह से ये एक फर्जी और कच्ची रसीद जिसके बारे में तमाम लोगों ने सवालात उठाए, वो क्या ये जो शख्सियत है शफीक साहब, इनके बयान के बाद क्या उसके अंदर ये एक बहुत बड़ा वॉइड है जो कि एक बहुत बड़ा गैप है जो कि इमरान खान साहब कवर नहीं कर पाते। और न्याजी साहब ने दुरुस्त कहा कि लोगों को मुख्तलिफ झूठी रसीदें और कैलिब्री फॉन्ट और पता नहीं क्या क्या नाम दिए गए और सब कुछ हुआ। बहरहाल
मैं तो ये कहता हूं कि मैं उस वक्त भी मेरा ये ओपिनियन था और ये रिकॉर्ड के ऊपर है, मैंने कहा था कि ये केसेस जब ट्रायल कोर्ट से निकल कर हाई कोर्ट के स्टेज पर आएंगे तो आप इनका फेट देखिएगा, क्योंकि इनके अंदर बड़े मेजर प्रॉब्लम्स हैं। मैं बहसियत एक स्टूडेंट ऑफ लॉ ये कहता था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस बात में विंडिकेट हुआ हूँ। मुझे ये पता था कि ये केसेस स्टैंड नहीं कर पाएंगे वो टेस्ट जो कि फिर हाई कोर्ट के लेवल पे लिया जाता है। अब यही बात ट्रायल कोर्ट का है। अब ट्रायल कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब का जो मौकफ है, जिसको इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बादिर नजर में वो करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए हैं, क्या ये फर्जी रसीद, ये ऑडियो एविडेंस, इस ऑडियो एविडेंस को आप इनएडमिसिबल कर दें, ये ऑडियो भी जाली करार दे दें, लेकिन वो कच्ची रसीद, मोहम्मद शफीक का बयान, क्या इनको भी अदालत कोई अहमियत नहीं देगी? एक अटेस्टेड बयान जो कि वो शख्स कह रहा है, वो लाताल्लुकी का इजहार कर रहा है कि मैंने तो ये घड़ी ना बेची ना खरीदी, मेरा तो ताल्लुक ही कोई नहीं है इससे। तो इमरान खान साहब का जो मौकफ है उसके अंदर उसको बड़ी मेजर हिट पड़ती है इस चीज से। ये बात ज़हन में रखिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इमरान खान साहब को बेनिफिट करने के लिए और एक दो ताई अक्सरियत के वज़ीर आज़म को निकालने के लिए पूरी रियासत और उसकी मशीनरी का एक एम्बिशन था। और ये बात हम प्राइवेटली भी, मैं शहजाद शाहजेब, हम आपस में डिस्कस करते रहे हैं कि क्या वो एम्बिशन इमरान खान के खिलाफ है, मौजूद है या नहीं है। कुछ अरसे पहले तक तो मुझे वो एम्बिशन मौजूद नजर नहीं आता था, आज भी मुझे उसकी कोई एविडेंस नजर नहीं आती। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि इलीगल जो प्रोसिक्यूशन है किसी की, वो नहीं होनी चाहिए। अगर इमरान खान साहब ने को गलत कुछ किया है तो उनको भी कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। उनके खिलाफ कोई मॉनिटरिंग जज बसद एहतराम नहीं बैठना चाहिए उनके केसेस के ऊपर कि वो अपनी तरीके से उन मामलात को चलाएं। उनके खिलाफ कोई ऐसी जीआईटी नहीं बननी चाहिए जो कि व्हाट्सएप कॉल के ऊपर बने। वो के बहुत से लोग एतराज करते हैं और हमारे मुस्लिम लीग नून के दोस्त ये बात फिर हमसे गिला करते हैं कि जी ये क्या बात है, ये जो टेस्ट है, ये कोर्स करेक्शन की आप लोग कब से एडवोकेट बन गए हैं? अगर हमारे साथ जुल्म हुआ है तो फिर इमरान खान को भी उसी मेयार पर जांचना चाहिए। देखिए, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अब बिल्कुल हुआ, गलत हुआ। हम सब शायद उस वक्त भी ये सवाल उठाते थे कि जो कुछ हो रहा है, दिस इज इन फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड टू द कोर्स ऑफ लॉ, टू द रूल ऑफ लॉ। लेकिन वो हुआ, किस तरीके से हुआ ये हम सबको पता है। वो किरदार ऐसे हयात है। तो इमरान खान साहब के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर उन्होंने कोई काम गलत किया है जो कि बातियों नजर में अब लगता है कि उन्होंने बहुत से मामलात को खराब किया है, तो कानून के मुताबिक उन्हें सजा मिलनी चाहिए। किसी की मंशा पर, मंजी पर या किसी के विम्सिकल कोई चीज हो जाए और किसी के लहर आ जाए दिमाग में कि इमरान खान को ये सजा मिलनी है, तो उस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फिर सिलसिला रुकेगा नहीं। आज इमरान खान साहब इज इन द डॉक फॉर दिस, कल फिर शायद टेबल्स टर्न करे को और आ जाए। तो मैं ये कहूंगा कि इमरान खान साहब के हवाले से उनकी जो एक परसीव्ड उनकी इनोसेंस है उसके ऊपर सवाल, और आपने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये सिलसिला फिर रुकेगा नहीं, लेकिन कानून के मुताबिक। एक ब्रेक लेनी है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम इस पर बात जरूर करना चाहेंगे कि जो इस मामले में तोशाखाना केस और ये जो तजादात सामने आ रहे हैं, जो गैप्स या मिसिंग लिंक्स हैं, खान साहब उसे क्लियर क्यों नहीं कर रहे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और हम बात करेंगे तोशाखाना केस से जुड़े जो बयानात हैं उसमें तजादात के बाद एक और तजाद जो आज सामने आया, आज ऑडियो लीक सामने आई। इस मामले पर अब सवाल ये जन्म लेता है कि जो गैप्स या मिसिंग लाइंस हैं इस तमाम इशू में, खान साहब उसे क्लियर क्यों नहीं करते। बेनज़ीर, आपसे ये सवाल का आगाज़ करेंगे कि खान साहब के पास यानी ऑब्वियसली वो खबरें देख रहे हैं, प्रोग्राम्स देख रहे हैं, ट्विटर देख रहे हैं, इस तमाम तर मामले को वो आकर क्लियर क्यों नहीं करते। बहुत अच्छा सवाल है आपका मुबशर, क्योंकि हर छोटी सी चीज़ के ऊपर हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर देती है पीटीआई। इस पे भी कर दें, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अभी काफ़ी टाइम हो गया है जब से ये ऑडियो निकली है, और बता दें कि क्या है, क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो बार बार स्टोरी बदलती चली जा रही है। देखिए, मेरे राना अबरार साहब ने ही ये बात बताई थी। उन्होंने कहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई ने खुद रिट पिटिशन की हुई है इस तोशाखाना केस में। तो वो कहते हैं जिसकी अभी पिछले हफ्ते डेट थी, अब अगले शायद हफ्ते उसकी हेयरिंग है फिर से। वो कहते हैं कि कहीं और नहीं तो वहीं पे लाके आप हकायक या जो भी सबूत हैं, जो भी रसीदें आप वहीं पे लाके अदालत में, वो तो आपका अपना किया हुआ केस है। एक और बात जो उन्होंने मुझे की, जब मैं उनसे ये केस समझने की कोशिश कर रही थी, उन्होंने कहा देखिए ये जो
जो घड़ी का मामला है, इसको हर स्टेज पे, हर स्टेप पे हकायक छुपाने की कोशिश की गई। पहले वो कहते हैं सबसे पहली चीज़ जो होती है, जब आपको किसी मुल्क में कोई तोहफ़ा मिले तो उसी वक्त जो उस मुल्क में आपका एम्बेसडर है उसने उसी वक्त रिपोर्ट करना होता है कि ये तोहफ़ा मिला है। वो कहते हैं उनके मुताबिक ये रिपोर्ट ही नहीं किया गया, उस वक्त के एम्बेसडर ने रिपोर्ट नहीं किया कि ये तोहफ़ा मिला है इमरान खान साहब को। उसके बाद वो कहते हैं कि अप्रेज़ल जो हुआ, जो कस्टम्स ने करना था या जो मार्केट से आप कराते हैं, वो भी एक खाली कागज़ के ऊपर जिस पे कोई डेट नहीं, कोई दस्तखत नहीं है, उस पे इस किस्म का अप्रेज़ल हुआ। उसके बाद तीसरी चीज़ वो कहते हैं कि उनके मुताबिक वो कहते हैं कि मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि ये जो तोहफे थे इनको तोशा खाना में जमा ही नहीं करवाया गया, और बाद में जब इनके पैसे जब जमा कराए तो वो इमरान खान साहब के अकाउंट से नहीं कराए। उनका ये दावा है। अब बहुत से सवाल हैं मुबशर, और सवाल दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इनका जवाब क्यों नहीं मिल रहा, ये तो इसका सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। सही शहजाद, यही सवाल आपसे, और जिस तरह खान साहब का कोई भी मामला सामने आता है तो वो आगे से इल्ज़ाम लगा देते हैं या तनकीद कर देते हैं, लेकिन हमने ये नोट किया है, हमने देखा है कि वो उस पर्टिकुलर इशू को क्लियर नहीं करते। आपको इसकी क्या वजह लगती है? अच्छा मुबशर, कुछ इर्रेगुलरिटीज हैं जिसका बेनज़ीर ने जिक्र किया, मुनीब भी इस पर रोशनी डाल सकते हैं। जो इस पूरे मामले में जो करप्शन का एलिमेंट नजर आता है मुबैना तौर पे, वो गालिबन यही है कि इसकी अप्रेजल जो है वो आपने दुरुस्त नहीं कराई। क्योंकि करप्शन क्या होती है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है या कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाना है। तो बाकी तो चले मामलात इर्रेगुलरिटीज के हैं कि कब पैसे दिए, एम्बेसडर ने उसको नोट किया या नहीं किया, लेकिन जो करप्शन एलिमेंट है उसमें वो ये है गालिबन कि क्या इसका अप्रेजल दुरुस्त तरीके से करवाया गया, और अगर नहीं करवाया गया, इसको अंडर वैल्यूड शो किया गया, तो इसका मतलब आपने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। और अब ये जो अंडर वैल्यूएशन वाली बात तब सामने आई जब ये घड़ी और पेन और उसमें जो दूसरे चीजें थी उस पूरे सेट में, जब वो उमर फारूक साहब ने दिखाई और उन्होंने बताया कि इसकी जो माली वैल्यू है वो तो इससे काफी ज्यादा है। आई थिंक 10 या 1.2 मिलियन डॉलर शायद उन्होंने बताया था पाकिस्तानी, वो पता नहीं एक अरब 80 करोड़ शायद बनते थे उस 2019 की वैल्यू के मुताबिक। तो अगर ये अंडर वैल्यू किया गया है तो ये मेरे ख्याल से इसमें एक करप्शन का नुक्ता है जो कि निकल सकता है। बाकी देखें, तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग आके ये बात करते हैं कि नवाज शरीफ साहब तो उस वक्त इख्तिदार में भी नहीं थे, लेकिन जरदारी साहब के थ्रू उन्होंने गाड़ियां ले ली। गाड़ियां तो तोशाखाना के लॉज के मुताबिक आप ले भी नहीं सकते। फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब पे भी इल्जाम आते हैं, तो उनकी बड़े बड़े आपको चीजें नजर नहीं आती, आपको एक घड़ी नजर आ रही है। देखिए, मवाजना इसलिए किया जा रहा होता है, मैंने जैसे शुरू में कहा था कि इमरान खान साहब अपने लिए एक बार सेट कर रहे थे ना अखलाकियात का, कि इस लेवल पे होना चाहिए आपको। अब वो हमें मिसालें भी देते हैं, कभी मदीना रियासत की, कभी खुलफाए राशिदीन की हमें मिसालें देते हैं। तो जब आप वो मिसालें दे रहे होते हो तो लोग आपको फिर आपके करतूतों पे देखेंगे, ना कि कंपेयर करेंगे कि किसने कितनी बड़ी करप्शन की है। लेकिन मुझे एक और बात मुबशर मैं यहाँ पे करना चाहूंगा, देखिए ये जो लॉ है ना, ये इन पावरफुल लोगों ने, इन एलिट्स ने बनाया हुआ है अपने लिए, अपने मफाद के लिए। सबसे पहले तो इसको चेंज करें, क्योंकि जितने भी अभी मैंने नाम लिए, हर वजीर आजम के ऊपर इसका केस है। गिलानी साहब हो, नवाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी हो, क्यों ये ऐसा कानून बनाया जो उनको सूट करता है। मैं आपको मुख्तसर बता देता हूं, मैंने प्रोग्राम में भी बताया था अपने, बरतानिया, इंडिया, अमेरिका, यहां पे क्या लॉज हैं। अमेरिका में $415 से कम का कोई गिफ्ट हो तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू पे द फुल वैल्यू ऑफ इट। यूके में 140 पाउंड से कम का गिफ्ट आप खुद रख सकते हैं, वरना आपको 100% देना है, ना 20%, ना 40, ना 50, 100% देना है। इंडिया पड़ोसी मुल्क है, वहां के तो मतलब हम जैसे ही लोग हैं, वहां पर भी 5,000 रुपए से ऊपर का गिफ्ट हो तो आपको पूरी 100% रकम अदा करनी पड़ती है उसकी। हमने पता नहीं किस खुशी में कभी 10%, कभी 15%, 20% ये क्यों रखा हुआ है हमने। आप कोई भी वजीर आजम या ब्यूरोक्रेट हो 20% में ले ले, जब हमने तोहफा देना होता है तो मुबशर आपके मेरे जेब से, बेनजीर के जो टैक्स के पैसे से हम वो हुकूमत ट्रेजरी जो है वो गिफ्ट खरीदती है और फिर किसी को देती है। व्हाई शुड वी फेस द बर्डन ऑफ इट। आपको बहुत शौक है, आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगी है तो आप अगर आपके पास फर्स्ट राइट है खरीदने का, आप 100% दें, नहीं है तो 100% या उससे ऊपर उसको आप बाहर मार्केट में बेच दें, एग्जैक्टली करवा दें। बहुत वैलिड पॉइंट शहजाद। और यही अगर मैं आप एक स्टेट के ओहदे पे फायदे हैं और आप बेनिफिट करेंगे उससे कोई चीज 80% डिस्काउंट में लेकर। एक ब्रेक लेनी है बेनजीर, ब्रेक के बाद हम यहीं से डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, साथ रहिए।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद। बेनज़ीर, आप कंप्लीट कीजिएगा अपनी बात, फिर हम मुनीब और हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के सामने भी यही सवाल रखेंगे। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ये कहना चाह रही हूँ कि शहजाद की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे जो रूल्स हैं इनको दोबारा देखने की ज़रूरत है, क्योंकि देखें अगर आप 50% पे रख लें कि 50% आपने जमा कराने, उससे भी कौमी ख़जाने को नुकसान होता है, क्योंकि कीमत कुछ और होती है। और अमेरिका में मैं आपको एक मिसाल दूँ कि हिलरी क्लिंटन को एक ब्लैक पर्ल का नेकलेस मिला था मेरे ख्याल से 2011 या 2012 में। उसकी ट्रेजरी, उनका जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने उसकी मार्केट से वैल्यू लगवाई कि ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, आप पूरे पैसे जमा कराएं और फिर आप खरीद लें। और उन्होंने वही किया, उन्होंने पूरे पैसे जमा कराए और फिर उन्होंने खरीद लिए। फिर उसके बाद आप जो मर्जी करें, आपने बेचना है तो बेचें, रखना है तो रखें। तो बिल्कुल हमारे रूल्स को दोबारा देखने की जरूरत है, क्योंकि सारी जितनी भी सियासत उनके जो है वो जो भी सियासतदान है वो उसका फ़ायदा तो उठाएंगे। बड़ा ये तो मैं तो कहती हूँ, तो रियल एस्टेट से भी बड़ा अच्छा बिजनेस है, आप सस्ते में खरीदें और महंगे में बेच दें। अच्छा मुनीब, यही बात जो बेनज़ीर भी कर रही हैं, शहजाद भी कर रहे हैं, इसमें आप क्या ऐड ऑन करेंगे? और साथ ही साथ जुल्फ़ी बुखारी ने जो रिएक्शन में अपना रद्दअमल दिया है, उन्होंने कहा है कि कोई घड़ी ना उन्हें ऑडियो वजाहत की है कि ना घड़ी कोई उन्होंने ली है, ना ऐसी किसी ट्रांजैक्शन का वो हिस्सा रहे हैं। कट कॉपी पेस्ट से ये तमाम तर मामला किया गया है। इस पर्टिकुलर ऑडियो क्लिप के बारे में उन्होंने कहा है और कहा है कि इस तरह की ऑडियो का फौरी फॉरेंसिक कराया जाए और मैं इसके पैसे अपनी जेब से देने को तैयार हूँ। मुनीब, नहीं, देखिए सबसे पहले तो एक फॉरेंसिक जुल्फी बुखारी साहब को कर लेना चाहिए फौरी तौर पर, और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। उन्हें इस चीज के ऊपर ये करना चाहिए कि वो इसके बारे में बताएं कि ये ऑडियो फोर्ज्ड है, इसके अंदर को डॉक्टर किया गया है या नहीं। एक काम जो अगर हुकूमत या कोई इदारी बात है, ट्रायल कोर्ट के अंदर अगर ये प्रेजेंट की जाती है तो वहां पे उससे पहले भी एक फोरेंसिक करवा लेना चाहिए किसी को कि इसके अंदर कोई ऑडियो जंप्स है, नहीं है, ये डॉक्टर्ड है या नहीं है, या ओरिजिनल कॉन्वर्सेशन है। तो मैं इसके बारे में अभी कोई नहीं कह सकता कि 100% ओरिजिनल है या नहीं है। लेकिन एक बात फैक्ट है कि अभी जिस तरह शहजाद ने बात की वो ठीक है कि इसके अंदर जो करप्ट प्रैक्टिस का एलिमेंट है वो ये है कि आपने अंडर इनवॉइसिंग की हुई है बादियों नजर में, जो कि इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा जुर्म है, क्योंकि आपने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने जात को फायदा पहुंचाया है और अपने जेरे इंतजाम लोगों से उसकी अंडर वैल्यूएशन करवाई है। दूसरी बात यह है कि मैं पहले मैंने जैसे अर्ज किया कि इमरान खान साहब के हवाले से जो एक परसीव्ड जो सादिक और अमीन और इनोसेंस का और वो जो सारा एक परसेप्शन बना हुआ है, वो उसको इसने बहुत धचका दिया है। तो इमरान खान साहब को चाहिए या तो सामने आकर इसके बारे में बात करें, अपने जो फैन क्लब है उनका या फैन क्लब उनके जो सहाफी हैं उनसे ट्वीट्स करवाना या उनसे व्लॉग्स करवा देना, सब कुछ करवा देना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे ये कोर्ट ऑफ लॉ में ये बात जाएगी और चली गई है। वहां पर अगर इमरान खान साहब विंडिकेट होते हैं बिल्कुल कानून के मुताबिक तो बहुत अच्छी बात है। उनके खिलाफ जितना प्रोपेगेंडा या जितनी भी कोई बात होगी वो दम तोड़ जाएगी। जितने सवालात हैं उन सब के जवाब इमरान खान साहब दे दें तो बहुत अच्छा होगा। मामला क्लियर हो जाएगा। क्या कहते रहे हैं, इनके पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जवाब नहीं है, बिल्कुल। वो बार बार कहते रहे कि दूसरों के पास जवाब नहीं है। क्या इमरान खान साहब आज, मैं कहता हूं कि बहुत बड़े बड़े सहाफी हैं, किसी एक को एक इंटरव्यू दें लाइव और फैक्ट्स के ऊपर दे दें और सवाल तमाम करने की इजाजत दें। एक एक चीज, क्योंकि बेनिफिट किसने किया है, बेनिफिट XYZ ने नहीं किया, बेनिफिट इमरान खान साहब ने किया ना। तो यही सवाल नियाज़ी साहब से मुबश्शिर जी एक पॉइंट इसमें मैं आपको देखिए, अगर आप वो तमाम फिगर्स मान लें जो इमरान खान कह रहे हैं कि 2 करोड़ की उन्होंने ये सेट खरीदा, 5 करोड़ का बेच दिया, 3 करोड़ का उनका प्रॉफिट। ये प्रॉफिट इमरान खान के जेब में क्यों जाना चाहिए या किसी भी वजीर आजम के जेब में क्यों जाना चाहिए? अगर इसकी 5 करोड़ की वैल्यू थी तो ये पूरे 5 करोड़ फिर मिलने चाहिए ना आवाम को, या 10 करोड़ की वैल्यू थी तो 10 करोड़ मिलने चाहिए। ये वजीर आजम क्यों प्रॉफिट कमाएगा इससे? ये स्टेट का तोहफा है, तो उनको अगर बड़ी अच्छी लगी थी वो फुल मालियत पे लें, जितनी वैल्यूएशन है उस पे लें। व्हाई विल ही बेनिफिट फ्रॉम इट? ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आता, ये कानून क्यों बनाया है? बल्कि समझ तो आता है, जाहिर सी बात है, अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए। इसको तो डे 1 चेंज करने की जरूरत है, फौरी तौर पे चेंज करने की जरूरत है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने। और इसी तमाम तर मामले पर नियाज़ी साहब, आपने तीनों की राय सुनी है, तीनों तज्जियाकारों की, आपकी क्या राय है? देखिए जी, इसमें कुछ चीजें तो मेरे साथियों ने उजागर की हैं कि आप शुरू हो जाएं एवेल्युएशन से या अप्रेजल से शुरू हो जाएं, उसके बाद आ जाए कि आपने खरीदा है तो प्रोसीड्स चाहिए, मनी ट्रेल चाहिए। ये नवाज शरीफ के केस में मनी ट्रेल कितना बड़ा इशू था। मनी ट्रेल के ऊपर ही तो उन्होंने कहा था जी रसीदा दिखाओ कि किसी के खरीदी है। उस मनी ट्रेल के बाद फिर उसको बेचा गया होगा, बेचा गया तो उसकी प्रोसीड्स जो है
वो किस तरह में थी आया, वो प्रोसीड वही है जो उमर फारूक जहूर ने शाहजेब खानजादा साहब के या शहजाद साहब के प्रोग्राम में बताया। अगर वो 2 मिलियन तो पाकिस्तान में कैसे आया, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, फिर उसके दरमियान में प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा बन गया, आपने 5 करोड़ दिया, आपने 2 मिलियन या 2.some मिलियन डॉलर्स की आपने बेची, जो वो पैसा वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आया। जो टैक्स वेजन हुई है प्रॉफिट के ऊपर वो किधर है, तो एक और फिर फौज, अब तो नई चीज पता चली है कि फौज जो है डॉक्यूमेंट्स है, रिसीप्ट्स है, तो आप देखें कि 7 तो मैंने आपको गिनवा दी है। मजीद अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठेगा या और जो इन्वेस्टिगेशन वाले बैठेंगे तो 5 जराइम और निकलेंगे। तो एक ऐसा मुरक्कब किस्म का जुर्म खान साहब ने किया है। फिर उसके बाद मत भूलिए खास बात कि खान साहब ने तोशा खाना को 2018 के इलेक्शन से पहले जब कैंपेन चला रहे थे तो उनके जो बहुत बड़े इश्यूज थे, जब उन्होंने हर बंदे को चोर और डाकू कह रहे थे, तो तोशा खाना भी उसके अंदर एक बहुत बड़ा एक मद थी, एक बहुत बड़ा एक जिसको जाना थे, इसके ऊपर भी वो तबाजमाई करते थे और फरमाते रहते थे कि तोशा खाना के अंदर फलां ने ये किया। बस मेरा तो ख्याल है कि इस वक्त से सारे जो दोस्तों ने कहा कि उनको चाहिए कि उनका आज अगर सलमान शहबाज के बारे में वो कहें कि जी वो NR2 मिल गया, बिल्कुल आप उनको उजागर करें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इसके उसको इसमें दबाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, देने, क्योंकि वो शहजाद इकबाल साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और मुनीर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे थे। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड से दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।